मकसद क्या है इसको समझने के लिए एक मिसाल। मसलन आपके पास अगर पानी में कोई कंपाउंड डिसॉल्व हो, सपोज करें एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है, नमक पानी में हल शुदा है, और आपसे जो कहता है कि आप इस पानी में से मुझे नमक को अलहदा करें, सॉलिड सोडियम क्लोराइड को सेपरेट। तो अमूमन किया ये जाता है कि किसी लेमैन को, किसी अनपढ़ आदमी को पूछा जाए कि जी पानी में से नमक निकालना है, क्या करें? तो वो भी ये बता सकता है कि जी आप पानी को गर्म करें, गर्म करने पे पानी उड़ जाएगा, नमक बाकी बच जाएगा। तो ज्यादातर आम जिंदगी में हम किसी सॉलिड जो कि किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, सोल्यूशन है, उसमें से सॉलिड को सेपरेट करना हो तो हम गर्म करते हैं ताकि सॉल्वेंट एवेपोरेट हो जाए और सॉलिड बचे। लेकिन बाज दफा ऐसा होता है, फर्ज करें आयोडीन पानी में हल शुदा हो, आयोडीन पानी में डिसॉल्व सोल्यूशन बना हो, और आपसे जो कहे कि पानी में से आयोडीन निकाल, और आप किसी अपनी प्रीवियस प्रैक्टिस को जहन में रखते हुए उसे गर्म करना शुरू कर दें कि पानी उड़ जाएगा और आयोडीन बच जाएगी, तो इससे पहले कि पानी एवेपोरेट हो, आयोडीन वोलेटाइल सॉलिड है, आयोडीन उड़ जाए। तो बजाय ये कि पानी उड़े, आयोडीन एवेपोरेट हो। या बाज़ दफा अगर एक्वस सोल्यूशन है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का और आप उसे गर्म करते हैं ये सोच के कि पानी एवेपोरेट हो जाए, तो पानी के एवेपोरेट होने से पहले वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिकम्पोज होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप क्लोरोफिल का सोल्यूशन है, क्लोरोफिल निकालना चाहते हैं, आप ये सोच के गर्म करते हैं कि पानी उड़ जाए और क्लोरोफिल बच जाए, तो इससे पहले कि पानी उड़े क्लोरोफिल डिकम्पोज होना शुरू होता है। तो दो किस्म के कंपाउंड, दो किस्म के सैंपल सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन से सेपरेट किए जाते हैं। This technique is used for volatile and thermally unstable compounds. पेपर में अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन is used for which type of compound, which type of sample? It is mostly used for volatile or thermally unstable compound. जो उड़ जाने का खतरा हो या डिकम्पोज हो जाने का खतरा हो, उन कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए, उन सैंपल्स को सोल्यूशन से निकालने के लिए सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक इस्तेमाल। पहली खास बात जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इसमें से पूछे जा सकते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर व्हिच टाइप ऑफ सैंपल? ये दो अल्फाज याद रखें, वोलेटाइल जो उड़ जाते हो, ऐसे सॉलिड्स जो वेपर्स में चेंज हो जाते हैं, एंड थर्मली अनस्टेबल कंपाउंड जो डिकम्पोज हो जाते हैं गर्म। तो हर जगह पे ये टेक्निक नहीं यूज होगी, ये सिर्फ इन दो कंडीशंस में यूज होगी, वोलेटाइल एंड थर्मली अनस्टेबल। नंबर दो, एक लफ्ज इस डेफिनेशन में यूज हुआ है, इमिस्सेबल सॉल्वेंट। इमिस्सेबल का मतलब होता है ऐसे लिक्विड जो आपस में मिक्स ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ईथर और वाटर को मिक्स करते हैं, हालांकि दोनों कलरलेस लिक्विड, जितना मर्जी शेड कर लें, जब आप उसे रखेंगे
ईथर ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा, दो लेयर्स बन जाएंगे, वाजे तौर पर दोनों नजर आएंगे। आप ये खुद भी करके देख सकते हैं। आज ही लेक्चर के बाद आप ये खुद इस तरह के लिक्विड्स को चेक कर सकते हैं। मसलन आप किसी कंटेनर में, किसी बर्तन में, ग्लास में, किसी बीकर में, जो भी अवेलेबल हो, उसमें पानी और पेट्रोल जब तक मिल जाए, आजकल तो मिलना मुश्किल है, पेट्रोल और पानी को मिक्स करके जितना मर्जी शेक करके रखते हैं, दो लेयर्स बन जाएंगी, पेट्रोल ज्यादा हो जाएगा, पानी ज्यादा। हाँ, मुमकिन है कि आजकल तो ये हो ही नहीं सकता, पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो आप मिट्टी का तेल ले लीजिए, मिट्टी का तेल और पानी मिक्स करके शेक करके रखें, पानी अलग हो जाएगा, मिट्टी का तेल अलग, पानी नीचे आ जाएगा, केरोसिन ऑयल ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे जहन में क्वेश्चन आ सकता है, आमतौर पर नहीं आता, जहन होगा तो आएगा, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कभी आ जाए, ये हम कैसे फैसला करते हैं कि जी ऊपर ईथर आया, पानी नीचे आया, या कभी कोई कौन नीचे और कौन ऊपर आएगा? कभी आपके जहन में आए तो दो लेयर्स अगर बनती है, ऊपर कौन सी लेयर बनेगी और नीचे कौन सी लेयर बनेगी, तो इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ईथर की डेंसिटी क्योंकि पानी से कम है, ये ईथर ऊपर आएगा, पानी नीचे आएगा। लेकिन अगर आप कोई ऐसा लिक्विड मिक्स करते हैं जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा हो, तो ऐसी सूरत में पानी की लेयर ऊपर और दूसरे लिक्विड के नीचे आएगी, जैसा कि आगे चल के हम पढ़ेंगे CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और वाटर को मिक्स करें तो कार्बन टेट्राक्लोराइड नीचे और एक्वस लेयर ऊपर आएगा। तो खैर इस किस्म के लिक्विड्स जो होंगे दोनों लिक्विड्स, लेकिन जब उन्हें शेक किया जाए, मिक्स किया जाए, तो वो दो लेयर्स बना रहे, दो सेपरेट लेयर्स बना रहे, आपस में मिक्स ना हो सके, उन्हें कहते हैं इनमिक्सेबल। सबसे अच्छी मिसाल है इसकी तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में मोस्टली यूज होती ईथर और वाटर। अब फर्ज करें कि आपके पास कोई कंपाउंड है पानी के अंदर, ये पॉट्स डार्क कलर में आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये फर्ज करें सैंपल है, और ये जो रेड आपको लेयर नजर आ रही है, ये फर्ज करें एक्वस सॉल्यूशन है। तो पानी में कोई सैंपल मौजूद है, एक्वस सॉल्यूशन में कोई सैंपल मौजूद है, और हम इसे इससे निकालना चाहते हैं, जहाँ पानी से इसे निकालना चाहते हैं। और मसला ये है कि अगर आप गर्म करते हैं तो पानी के उड़ने से पहले या ये सैंपल डिकम्पोज हो जाता है या ये उड़ जाता है। तो करेंगे आप ये कि आप एक्वस लेयर को इस सेपरेटर्स में लेंगे, इससे सेपरेटिंग फनल कहते हैं। याद रखें ये जरूरी नहीं इस शक्ल की हो, इस शक्ल की भी हो सकती है, किसी भी शेप की हो सकती है। इसके नीचे एक आउटलेट लगी होती है, ऊपर से ओपन है, वक्त जरूरत हम स्टॉपर लगा के बंद कर देंगे। लेकिन यहाँ जैसे ब्यूरेट में नीचे एक स्टॉपर होता है, नीचे एक स्टॉपर है, शेप इसकी डिफरेंट हो सकती है, कभी ऐसी हो सकती है। तो सेपरेटिंग फनल में आपको एक्वस सॉल्यूशन डालें, उसमें सैंपल मौजूद है जिसे हम निकालना चाहते हैं, और इस सैंपल की खसूसियत ये है कि ये वोलेटाइल या थर्मली अनस्टेबल। अब आप इसमें ईथर डालें, इसी सेपरेटिंग फनल में पहले पानी डाला, फिर ईथर डाला, ऊपर स्टॉपर लगा के बंद करके इसे अच्छी तरह शेक करें। जब आप शेक करेंगे तो ये जो सैंपल है, इस सैंपल में से ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सोल्यूशन में से ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आप शेक करेंगे तो काफी ज्यादा
ईथर में जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन ईथर देन वाटर मोस्टली, खासतौर पे जो नॉन पोलर या स्लाइटली पोलर। तो जब आप ईथर डाल के शेक करेंगे तो ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ज्यादातर सैंपल पानी में से निकल के ईथर में, इसकी वजह ध्यान में रखने के लिए आप यूं सोच सकते हैं कि एक जैसे कंपाउंड्स होते हैं वो एक दूसरे में ज्यादा मिक्सेबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड ईथर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं पानी की। जैसे फारसी में कहते हैं कबूतर बा कबूतर, बास बा बास, बर्ड्स ऑफ फैदर फ्लॉक टुगेदर। एक जैसे कंपाउंड ज्यादा एक दूसरे में, एक जैसे परिंदे इकट्ठे उड़ते हैं, बाज बाजों के साथ कबूतर कबूतर। ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से ज्यादा सॉल्वेंट पानी। तो आप ईथर डालिए, शेक करें तो ज्यादातर कंपाउंड पानी से निकल के ईथर में चला जाएगा। इट इज अलाउड टू स्टैंड, थोड़ी देर उसे रोक के शेक करके, ताकि दोनों जो है बाजू तौर पर सेपरेट। पहला काम आपने किया कि एक्वा सॉल्यूशन लिया सेपरेटिंग समय में, उसमें कुछ ईथर डाला, उसके अच्छी तरह शेक किया, फिर थोड़ी देर स्टैंड के अंदर कस दिया ताकि वो रुक जाए थोड़ी देर, उसके अनडिस्टर्ब हो। का मकसद ये है कि दोनों लेयर सेपरेट हो सके उसके ऊपर। तो ज्यादातर सैंपल पानी से निकल के ईथर में जाए। आप नीचे से जब स्टॉपर खोलेंगे तो पहले एक्वस लेयर आएगी, पहले एक्वस लेयर निकाल लें, फिर ईथर वाली लेयर अलग कर। एक दफा ऐसा करने से फर्ज करें कि एक्सपोज करने, समझने के लिए, रटने के लिए नहीं, समझने के लिए एक्सपोज करने। 10 ग्राम सैंपल अगर पानी में था, 10 ग्राम कंपाउंड पानी में डिजॉल्व था, जब ईथर डाल के आप शेक करते हैं तो लेट्स कंसीडर कि उसमें से 8 ग्राम ईथर में चला गया, 2 ग्राम पानी में रह गया। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की शर्त ही ये है कि सैंपल शुड बी मोर सॉल्युबल इन सेकेंड सॉल्वेंट। जिसमें आप सैंपल को ट्रांसफर करना चाह रहे हो उसमें उससे ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए। अगर आपने सॉल्वेंट ऐसा डाल दिया जिसमें पानी की निस्बत को कंपाउंड कम हाल तक, फिर सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन सूटेबल नहीं रहेगी, फीजेबल नहीं रहेगी, प्रैक्टिकेबल नहीं रहेगी। तो ज्यादातर कंपाउंड फर्स्ट करें 10 में से 8 ग्राम ईथर में चला गया, आपने एक्वस लेयर अलग कर दी, उसमें 2 ग्राम रह गया, 8 ग्राम ईथर में चला गया, उससे अलग। अब वो जो एक्वस लेयर है उसमें बचा कुचा कंपाउंड मौजूद है, उसमें फिर ईथर डाल, फिर शेक कर, तो वो जो 2 ग्राम रह गया था उसमें से भी ज्यादातर फर्ज करें कि 1.2 ग्राम में चला जाता है, 0.8 वाटर में रहता है। कोई ईथर वाली लेयर फिर अलग करके पहले वाली लेयर मिक्स कर, 8 ग्राम पहले चला गया था, 1.2 दूसरी दफा चला गया, अब भी पानी में 0.8 मौजूद है, उसमें और ईथर डाल, उस 0.8 में से मुमकिन है 0.6 ग्राम और ईथर। कहने का मकसद ये है ईथर लेयर को सेपरेट करके बाकी एक्वस लेयर में फिर ईथर डालें। प्रोसेस इज रिपीटेड सेवरल टाइम, 2-3 दफा भी अगर आप ये प्रोसेस दोहरा लें तो ज्यादातर कंपाउंड पानी से निकल के ईथर में चला। अब पहले कंपाउंड पानी में था, अब ज्यादातर ईथर में हम ट्रांसफर कर चुके। आप सोचेंगे फायदा क्या होगा, अब भी सोल्यूशन है, पहले पानी में सोल्यूशन था। फायदा ये है कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर कंपाउंड को पानी में से निकालना था और पानी को उड़ाना था तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना, लेकिन ईथर का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, ऑलमोस्ट 40 34।
ईथर बड़ी आसानी से एवापोरेट होता है, रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, बड़ी आसानी से सारा ईथर हो जाएगा कंपाउंड कर। ये जो काम किया है, अब डेफिनेशन पे आए। हमने क्या किया कि सैंपल को एक्वस सॉल्यूशन से ईथर में शिफ्ट किया है जिसमें वो ज्यादा सॉल्युबल है, और ईथर और पानी आपस में मिक्स नहीं होते, ये इनमिक्सेबल सॉल्यूशन। द टेक्निक in which sample is transferred from one solution to another immiscible solvent in which sample is more soluble, that technique is called solvent extraction. Definition पर तवज्जो दें। The technique in which sample is transferred. Sample में इसलिए कह रहा हूँ तो जरूरी नहीं कंपाउंड ही हो, कोई एलिमेंट भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकती है, तो आयोडीन कंपाउंड तो नहीं, उसे हम जनरल टर्म सैंपल यूज करते हैं, कोई भी। The sample is transferred from one solution, mostly aqueous solution, to another immiscible solvent, mostly ether. सैंपल को हमने एक्वस सॉल्यूशन से ईथर में ट्रांसफर किया, जो कि पानी के साथ इमिसिबल है, in which it is more soluble. That sample should be more soluble in second solvent. अगर पहले सॉल्वेंट में वो ज्यादा सॉल्युबल है तो फिर उस ईथर में नहीं जाएगा। शर्त ये है कि जो दूसरा सॉल्वेंट डालने उसमें सैंपल मोर सॉल्युबल हो, ताकि वो पानी को छोड़ के, पानी से रिश्ता तोड़ के, पानी से मुंह मोड़ के वो ईथर में चला। Sample is transferred from one solution to another immiscible solvent in which it is more soluble. It's called solvent extraction. और आपने देखा कि फायदा ये होगा कि सेकेंड सॉल्वेंट को यानी ईथर को एवापोरेट करना आसान है, बड़ी आसानी से हो जाएगा और सॉलिड सैंपल हमारे पास। ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस है, it is governed by, it is controlled by distribution law. ये एक कानून के तहत होता है, इस कानून को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, तकसीम का कानून। हमने कहा था कि पहले सैंपल सारे का सारा पानी में था, जब ईथर डालते हैं तो उसमें से कुछ सैंपल ने पानी को छोड़ के ईथर में चले, तो कभी कोई पूछे कि कितना सैंपल ईथर में जाएगा, अगर 10 ग्राम डाला है तो कितना ईथर में जाएगा, जरूरी नहीं 8 ग्राम, मुमकिन है 6 ग्राम जाए, मुमकिन है 7 ग्राम, मुमकिन है 9 ग्राम। तो वो तकसीम का कानून क्या होगा, उस कानून को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन का, तकसीम का कानून। यानी अगर एक सैंपल 2 सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल हो तो वो एक सॉल्वेंट में कितना होगा, दूसरे में कितना होगा, इसके बारे में कानून है डिस्ट्रीब्यूशन का। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए बड़ा अहम है कि सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय व्हिच लॉ। तो हम कहेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन इज गवर्न्ड बाय, कंट्रोल्ड बाय डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ये टेक्निक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के जरिए, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के मुताबिक। अब सोचना ही है कि व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, उससे देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें, मैथमेटिकली आप इस लॉ को लिख सकते हैं कि C1 और C2 इज इक्वल टू K। पहले ये देख लीजिए कि व्हाट इज C1 एंड व्हाट इज C2। फर्स्ट दो इमिसिबल सॉल्वेंट है, ईथर और वाटर, दो इमिसिबल सॉल्वेंट। जब उसका कोई सैंपल अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करता है, फर्स्ट करें कि ईथर के अंदर उसकी कंसंट्रेशन C1 है और वाटर के अंदर उसकी कंसंट्रेशन C2 है।
C1 means concentration in one phase, concentration of sample in one solvent. C2 is concentration of sample in second solvent. If a sample distributes itself into immiscible solvent, the concentration ratio of the sample into immiscible solvents always remains constant. If a sample is soluble into immiscible solvents, जैसे यहाँ water हो, if sample is soluble into immiscible solvents, the concentration ratio of sample into immiscible solvent remains constant. C1 over C2 is equal to K. कहते हैं distribution constant. ये जो रिलेशनशिप है इसको अल्फाज में बयान करना सीख रहे, इस डेफिनेशन को रटा लगाने की जरूरत नहीं है. Concentration ratio always remains constant. What does it mean? इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लें ताकि हमें पता चले what is meant by concentration ratio always remains constant. फर्ज करें कि पानी में 1 ग्राम कोई सैंपल मौजूद है, हमने उसमें ईथर डाला. अब पहले सारे का सारा पानी में था, ईथर डाला तो कुछ सैंपल में आप ईथर में जाना. सपोज करें कि जब हमने ईथर डाला तो उस 1 ग्राम में से 0.6 ग्राम ईथर में चला गया और 0.4 ग्राम पानी में रह गया. 1 ग्राम ने अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट किया ईथर और वाटर में, 0.6 ग्राम ईथर में गया, 0.4 ग्राम वाटर में रहा. इसकी अगर रेशो ली जाए C1 over C2, 1.5 आंसर आता. तो हम कहेंगे ये कंसंट्रेशन रेशो इसकी ईथर और वाटर में 1.5 है. ये सपोज किया. फर्स्ट करें नेक्स्ट टाइम आप प्रैक्टिकल करते हैं, सैंपल 1 ग्राम की बजाय 10 ग्राम, वाटर के अंदर वही सैंपल 10 ग्राम. अब आप उसमें ईथर डालें. अब 10 ग्राम अपने आप को तकसीम करेगा तो वो ऐसे तकसीम करेगा कि 6 ग्राम ईथर में गया, 4 ग्राम पानी में रह गया. जब आप ये रेशो लेंगे तो उसका भी आंसर वही आएगा जो पहले 1 ग्राम आया. यानी सैंपल थोड़ा हो या ज्यादा हो, जब वो डिस्ट्रीब्यूट करता है दो सॉल्वेंट में, उसकी रेशो हमेशा कांस्टेंट है. हर टाइम आप करते हैं सैंपल 100 ग्राम, जब वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उसमें से 60 ग्राम ईथर में जाएगा, 40 ग्राम वाटर में रहेगा, रेशो फिर भी वही आएगा. इसको हम एक फिक्रे में समो देते हैं और इन सब को एक लड़ी में परो देते हैं, दरिया को कूजे में डबो देते हैं. कंसंट्रेशन रेशियो ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. डिटेल इसकी ये है, इफ ए सैंपल इज सॉल्युबल इनटू इमिसिबल सॉल्वेंट, याद रहे इमिसिबल होना जरूरी है, जैसे ईथर होगा. इफ अ सैंपल इज सॉल्युबल इनटू इमिसिबल सॉल्वेंट, द कंसंट्रेशन रेशियो of sample into immiscible solvent always remains constant. It is independent of the amount of sample, the amount of solvent. यानी थोड़ा सैंपल हो या ज्यादा सॉल्वेंट हो, रेशियो हमेशा सेम रहेगी. Concentration ratio always remains constant. It is independent of amount of sample. It is independent of amount of solvent. This law is called distribution law, very often asked in the examination. Short question में 2 मार्क्स का भी आ सकता है. Define distribution law. ये एक्सप्रेशन लिखिए और इसको अल्फाज में बयान करें. शॉर्टेस्ट वे है concentration ratio remains constant. लेकिन कंडीशन है
सैंपल जो है वो 2 इमिसेबल सॉल्वेंट्स में अपने आप को, अगर मिसेबल सॉल्वेंट्स हो तो वहां ये लॉ अप्लाई नहीं होगा, वहां ये टेक्निक भी इस्तेमाल नहीं होगी अगर दोनों सॉल्वेंट्स आपस में मिसेबल इमिसेबल मिक्स ना। एक लफ्ज अक्सर स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, बाज़ जगह पे हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सॉलेबल और इनसॉलेबल, और बाज़ जगह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं मिसेबल एंड इमिसेबल। What is the difference between soluble and miscible, insoluble and immiscible? अगर एक सॉलिड किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है, तो उसे सॉलेबल कहते हैं, सॉलिड इज सॉलेबल इन दैट सॉल्ट। लेकिन अगर एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाता है, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है, होमोजेनस बनाता है, उसे मिसेबल कहते हैं। मिसेबल इज the term used for two liquids which can mix with one another in a definite proportion. Soluble is the term used if a solid dissolves in a solid, in a liquid. If a solid dissolves in a liquid, that is called soluble. If a liquid mixes with another liquid, that is called miscible. If a sample is soluble into immiscible solvents, the concentration ratio always remains constant. जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है इसकी एप्लीकेशन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन, ये इसकी एप्लीकेशन है। एग्जांपल समझिए, अगर पानी में आयोडीन हर शुदा है, उस आयोडीन को हम पानी में से कैसे सेपरेट करेंगे? मसला क्या है, अगर आप गर्म करते हैं तो इससे पहले पानी में आयोडीन वोलेटाइल हो जाता है, उसे पानी में से कैसे निकालते हैं, ये हम कल डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। और ये एक्सटेंसिव क्वेश्चन में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट आयोडीन फ्रॉम वाटर। कल इसकी डिटेल इंशाल्लाह जाएगी। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और लेक्चर के शुरू में इसके जवाब बात कल हम इंशाल्लाह इस एप्लीकेशन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयोडीन हम सर